Good morning to all of you and welcome once again राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो है 1858 का एक्ट। इसको एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 भी कहा जाता है। कई मायनों में अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये एक युग का अंत का परिचायक है और एक नए युग की शुरुआत का भी परिचायक है। आप सभी जानते हैं कि 1858 का जो एक्ट है भारत में कंपनी शासन की विदाई से संबंधित है और क्राउन के शासन के आगमन से संबंधित है। किन परिस्थितियों में ये कार्य संपन्न हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इस 1858 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत में कंपनी शासन को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ी। इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे उन परिस्थितियों की जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी शासन को समाप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसमें किसी एक कारण को पिन पॉइंट कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दिस एक्ट ऑफ 1858। किसी एक को पिन पॉइंट करके स्पष्ट कर पाना निश्चित रूप से अपने आप में थोड़ा सा बहुत मुश्किल और दुष्कर कार्य है। हम लोग इसकी कोशिश करेंगे क्योंकि इसी के लिए ये चैनल समर्पित है। आप सभी को विदित है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट काफ़ी समय से, और अगर इसको हम तारीख में कहना चाहें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही कंपनी के भारत शासन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। और इस नियंत्रण की कड़ी में कई सारे प्रावधान और एक्ट लाए गए और धीरे धीरे कंपनी की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। पहले उसको राजनीतिक नियंत्रण में लिया गया, उसके बाद धीरे धीरे उसके आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और 1813 और 33 के माध्यम से उसका एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के रूप में जो अस्तित्व हुआ करता था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। उसके सारे व्यापारिक एक अधिकार खत्म कर दिए गए। अब कंपनी एक ट्रस्टी के रूप में क्राउन का शासन भारत में देख रही थी। तो यहाँ पर कंपनी की जो भूमिका थी उसको धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भिन्न भिन्न अधिनियम और चार्टरों के माध्यम से काफ़ी हद तक कमज़ोर और क्षीण कर दिया था। और कंपनी के प्रति, उसके व्यापारिक एक अधिकार के प्रति ब्रिटेन में काफ़ी विरोध हम देखते आए थे। ज़्यादातर अधिनियमों के प्रिपरेशन में हमने इस बात को देखा था कि ब्रिटिश जनमत जो था, ब्रिटिश व्यापारियों का जो समूह था और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जो उस समय के हुआ करते थे उनका काफ़ी विरोध कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को लेकर हुआ करता था, जिसको बाद में हमने परिणाम के रूप में 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट में देखा कि सभी व्यापारिक समूहों को भारत आकर व्यापार करने अथवा भारत में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी और कंपनी का जो नियंत्रण था भारत के व्यापार पर उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इसी ईसाई मिशनरीज को भी भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। तो कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ 1858 तक आते आते एक इस स्थिति में आ गई थी कि कंपनी का शासन अब भारत पर बनाए रखना उतना आसान नहीं रहा था और कई मामलों में कई तरह की मुश्किलात पेश आ रही थी। और सबसे बड़ी जो मुश्किल या सबसे बड़ी जो कठिनाई जो कि भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दर्ज है वो है 1857 का सैनिक विद्रोह। अब ये क्रांति थी, सैनिक विद्रोह था या सामान्य जन का विद्रोह था, इस बारे में चर्चा करना इस वीडियो व्याख्यान का विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि हम केवल संविधान के विकास के दृष्टिकोण से जो प्रावधान, चार्टर, अधिनियम लाए गए थे और उन्हीं पर हम विचार करेंगे। तो इस क्रांति या इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में जो खासतौर से इतिहास से संबंधित है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल उसके परिणाम पर चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह ने भारत में कंपनी शासन की समाप्ति में एक अंतिम कील ठोकने का काम किया था। हालांकि यह एकमेव कारण नहीं था जिसकी वजह से कंपनी का शासन भारत से विदा कर दिया गया, बल्कि कई सारे कारणों का
एक समूह था और साथ ही साथ एक समय में उत्पन्न कोई घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत पहले से इस बात को जानती थी और चाहती भी थी कि भारत से कंपनी का शासन विदा हो। इसका एक तर्क या एक इसका अगर हम सबूत खोजने की कोशिश करें तो हमें 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। उसके अंतर्गत जब कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया था तो किसी भी निश्चित अवधि का उल्लेख उस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया गया था। इससे साफ संकेत मिलता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी कंपनी का शासन अधिग्रहित कर सकती है और भारत का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। तो यही 1858 के एक्ट के माध्यम से किया गया केवल 5 वर्ष बाद। और केवल कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं या जो राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता हैं जो 1857 की क्रांति को केवल एकमेव कारण के रूप में देखते हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिश भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो मुझे वो उचित नहीं लगता। और क्योंकि ये एक साथ नहीं किया गया था बल्कि काफ़ी समय से प्रयास भिन्न भिन्न चार्टर और एक्ट्स के माध्यम से होता आ रहे थे, तो ये केवल एक अंतिम कील के रूप में निश्चित रूप से 1857 का जो विद्रोह है अपने आप में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इस बात की हम एक चर्चा करते हैं और जो कि एक अध्ययन और खोज रिसर्च का विषय भी हो सकता है, क्योंकि सभी आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं अथवा इसमें रुचि रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी खोज के लिए या एक रिसर्च के लिए एक टॉपिक हो सकता है। ये अब मेरे अपने कल्पना पर आधारित है और वो ये है कि क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश राजनीतिज्ञ या ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कंपनी का जो शासन है भारत में धीरे धीरे कमज़ोर हो और ब्रिटिश पार्लियामेंट की उस पर पकड़ बने। तो 1774 के जब रेगुलेटिंग एक्ट की बात होती थी तो उस समय कुछ पुस्तकों में इस बात का प्रतिपादन किया गया था कि कंपनी की जो सैन्य शक्ति थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो रॉयल आर्मी थी उसके आसपास पहुंच चुकी थी और ऐसी स्थिति में इस बात का ख़तरा था कि हो सकता है कि कंपनी भारत का जो उपनिवेश है उसको पूर्णतः एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दे दे या उस पर कंपनी पूर्णतः एक राष्ट्र के रूप में नियंत्रण कर ले, ये भी संभव था। दूसरा खतरा इस बात की आशंका भी व्यक्त की गई थी कि हो सकता है कि कंपनी की सैन्य शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो अपने मूल देश यानी कि ब्रिटेन पर हमला कर दें और भारत के साथ साथ ब्रिटेन पर भी कंपनी कब्जा कर ले और सारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो ढांचा है, उसको नष्ट कर दे। तो ये दोनों एक तरह से मेरी कल्पना है। इसमें कितनी सच्चाई है या इस बात की कितनी संभावना थी, हम इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा या संभावनाओं का आविष्कार या खोज कर सकते हैं। तात्कालिक जो ब्रिटेन की सैन्य क्षमता थी और कंपनी की भारत के अंतर्गत जो सैन्य क्षमता थी उनका तुलनात्मक अध्ययन करके इस बात का पता किया जा सकता है कि क्या 1774 के आसपास यानी कि जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या उस समय कंपनी की सैन्य शक्ति इतनी थी कि वो ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण करके ब्रिटेन को अपने अधीन ला सकते थे या भारत के क्षेत्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा कर सकते थे। तो ये एक बड़ा रिसर्च का बिंदु बनता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान में रिसर्च में रुचि रखते हैं वो इस बात की अध्ययन निश्चित रूप से करें कि क्या तात्कालिक ब्रिटेन की सैन्य क्षमता और कंपनी की जो सैन्य क्षमता थी 1773 और 1784 के आसपास, क्या वो समान थी या कंपनी इस स्थिति में थी कि वो ब्रिटेन के ऊपर हमला करे या भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे सके। तो ये एक रिसर्च का बिंदु है। तो हम इसके ऊपर चर्चा जो है आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं उम्मीद करूँगा कि जो विद्यार्थी रुचि रखते हैं वो इस क्षेत्र में थोड़ा सा रिसर्च करें और इस बात का पता करने का प्रयास करें, इसको खोजने का प्रयास करें कि क्या ऐसा संभव था, क्या ये हाइपोथेसिस कुछ हद तक सही हो सकती है। ये एक रिसर्च का बिंदु है। आइए हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। हमको बात करनी है 1858 के एक्ट को पारित करने के परिस्थितियों के ऊपर चर्चा करने की। तो एक स्थिति की परिचर्चा हमने कर ही ली है, लगभग 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, इस बात में फ़िलहाल इस वीडियो व्याख्यान का वो विषय वस्तु नहीं है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं
57 का जो विद्रोह था उसका प्रभाव 1858 के एक्ट को लाने में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो जल्दबाजी दिखाई उस पर हमें दिखाई देता है। अन्य क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिन्होंने 1858 के एक्ट को लाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रोत्साहित किया, तो उसकी हम एक जायज़ा ले लेते हैं। हालांकि कारण कोई नए नहीं हैं। पहला जो एक कारण है कि कंपनी के नियम और संसद के कानूनी संरक्षण के तहत एक विसंगति और विकृति। कंपनी राजनीतिक और व्यावसायिक विशेषाधिकारों के साथ एक दोहरे अस्तित्व को लिए हुए थी और ये एक विसंगति थी जो लंबे समय से संसद में विरोध का एक मुद्दा बना हुआ था और हमेशा इस बात पे वाद विवाद और बहस होती रहती थी कि कंपनी जो है संसद के संरक्षण में एक राजनीतिक और वाणिज्यिक शक्ति के रूप में भारत में कार्य कर रही है। हालांकि काफ़ी समय से इस विरोध के कारण कंपनी का जो व्यापारिक अस्तित्व था उसको समाप्त कर दिया गया था, परंतु फिर भी कंपनी कहीं ना कहीं अपने दोहरे चरित्र को लेकर ब्रिटिश सांसदों के निशाने पर हमेशा से रहा करती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसको कंपनी को नियंत्रित करने की जो कोशिशें की गई वो लगातार चलती रही और 1858 तक आते आते हम देखते हैं कि कंपनी कहीं भारत से विदाई हो गई, उसके शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया। दूसरे बिंदु की अगर हम चर्चा करें तो एक वाणिज्यिक निगम के रूप में कंपनी राजनीतिक भूमिका बिना मंत्री स्तर की जिम्मेदारी के निभा रही थी, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक इतने बड़े भारत प्रदेश की जिसमें कि लाखों की जनता निवास करती थी उसका प्रशासन और उसका शासन एक ऐसी कंपनी कर रही थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति सीधे तौर पे जिम्मेदार नहीं थी। भले ही नियंत्रण मंडल के रूप में, नियंत्रण बोर्ड के रूप में एक ब्रिटिश संसद के रूप में निर्मित निकाय उसके राजनीतिक और व्यावसायिक कार्य के ऊपर नियंत्रणकारी भूमिका में थी, परंतु सीधे तौर पे कंपनी कहीं भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। ना ही उसके कार्यकलापों पे प्रश्न पूछे जा सकते थे और ना ही उसको किसी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा सकता। तो ये एक लोकतांत्रिक ढांचे के साथ में कहीं ना कहीं असंगति वाली स्थिति थी और कई सांसदों का इस पर विरोध भी था। कई राजनीतिक दल भी ब्रिटेन में तात्कालिक समय में चाहते थे कि कंपनी की ये जो दोहरी भूमिका है उसको कहीं ना कहीं समाप्त किए जाने की आवश्यकता है और इस बात को लेकर हमेशा से ब्रिटेन में विवाद होता रहता था। तो कहीं ना कहीं इस बात पे ब्रिटिश सांसदों का जोर था कि कंपनी के जो कार्यकलाप है उनको संसद के प्रति जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए और ये उसी स्थिति में संभव था जब एक राजनीतिक पद के रूप में ये भारत के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति का पद सृजित किया जाए ताकि वो भारत के संबंधित मामलों की निर्देशन अधीक्षण का कार्य कर सके और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार। तो इस बात की उम्मीद के साथ में 1858 का जो एक्ट है जिसको कि बेटर गवर्नमेंट एक्ट भी कहा गया उसको लाया गया था। तीसरा अगर हम कारण देखना चाहें तात्कालिक ऐसी क्या परिस्थितियां थी तो उसमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हमको जैसे कि विदित है, पूर्व के व्याख्यानों में हमने चर्चा में लाया है इस चीज़ को कि 1813 और 1833 के माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में यानी कि अन्य कंपनियों को भी भारत में आकर व्यापार करने की अनुमति थी, अन्य व्यक्ति समूह भी भारत में आ सकते थे। परंतु समस्या क्या थी? तात्कालिक कंपनियों ने पूंजी निवेश करना भारत में उचित क्यों नहीं समझा? क्योंकि शासन एक कंपनी का था, नियम एक कंपनी के थे, कानून उनके द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाए जाते। तो ऐसी परिस्थिति में अन्य कंपनी का किसी अन्य कंपनी के अधीन क्षेत्र में व्यापार के लिए आना, निवेश करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि सारा की सारा जो अधिकार क्षेत्र था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी अन्य कंपनी के क्षेत्र में उसके अधीन, उसके नियम और उसके शर्तों के ऊपर कार्य करे। तो ऐसी स्थिति में कई सारे जो व्यापारिक समूह थे जो भारत में पूंजी निवेश करना चाहते थे, चाहे वो कच्चे माल को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से हो या अपने तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से भारत को एक बाजार के रूप में समझने के संदर्भ में हो, वो ये चाहते थे कि भारत में कंपनी शासन समाप्त किया जाना चाहिए और इस शासन का अधिग्रहण ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि वो ये देखते थे और चाहते थे कि अगर भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा तो उन्हें जो एक सुरक्षा का जो वातावरण मिलेगा, एक अपने व्यापार और अपने पूंजी के
निवेश के लिए एक जो सुरक्षित माहौल मिलेगा वो केवल क्राउन के शासन के अधीन ही मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कई सारे व्यापारिक समूह और व्यक्ति ये चाहते थे कि भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति हो और ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हो। तो उन्होंने काफ़ी हद तक ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इस बात का दबाव भी बनाया और उसका परिणाम हमें 1858 के एक्ट के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी, आप जानते हैं कि काफ़ी हद तक घाटे से जूझ रही थी, काफ़ी उसके पास पूंजी की कमी थी, लेकिन कंपनी से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो काफ़ी लाभ कमा रहे थे। तो एक बिजनेस अट्रैक्शन के रूप में भारत एक पसंदीदा बाज़ार के रूप में ब्रिटेन के व्यापारियों के मध्य उभर रहा था। और आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, नए बाज़ारों की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में भारत में क्राउन का शासन के अंतर्गत एक सुरक्षा के जो माहौल की आवश्यकता तात्कालिक ब्रिटेन के व्यापारिक समूह ने जो महसूस की थी, तो उनका कहीं ना कहीं 1858 के एक्ट को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहे तो प्रभावित करने की कोशिश की थी। और उनका ये प्रयास था कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चौथे बिंदु की अगर हम बात करें, जो कि तात्कालिक परिस्थिति के रूप में यहाँ पर वर्णित किया जा सकता है, वो है भारत पर दोहरी सरकार एक बाधा के रूप में थी। तो हमको पता है कि दो तरह की सरकारें या दो तरह की एक नियंत्रण निकाय जो है भारत के प्रशासन और शासन पर हावी थे। एक था नियंत्रण बोर्ड और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी के अधीन था और दूसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित एक नियंत्रणकारी एक समिति के रूप में काम कर रहा था, नियंत्रण बोर्ड था। तो ये जो दोहरी नियंत्रण प्रणाली थी कहीं ना कहीं भारत में शासन और प्रशासन की अव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। और ऐसी स्थिति में कई सारे लोगों का ये मत था कि इन दो तरह के दोहरी शासन का अंत किए जाने की आवश्यकता थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1857 में प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और उनका ये कहीं ना कहीं मत था कि इस तरह से ये एक दोहरी जो प्रणाली है उसका अंत किया जाना चाहिए। और वो काफ़ी इस बात के इच्छुक भी थे कि भारत का जो कंपनी शासन है उसको ब्रिटेन के महारानी के अधीन यानी कि क्राउन के अधीन लाने जाने की आवश्यकता थी। 1857 की क्रांति की हमने पहले बात कर ली। उसके बाद में कंपनी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ था, कंपनी ने काफ़ी कोशिश की कि उसका जो भारत के ऊपर अधिकार है उसको बनाए रखा जाए। और उसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ग्रैंड याचिका, जिसको ग्रैंड पिटीशन भी कहा जाता है, काफ़ी प्रोफेशनल और व्यवसायिक लोगों के माध्यम से फाइल की थी। और कई सारे तर्क ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके शासन को बनाए रखने के संदर्भ में और उसके सपोर्ट में प्रस्तुत किए थे। लेकिन अंततः सभी जो तर्क कंपनी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे गए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने क्राउन के अधीन काफ़ी सारे क्षेत्र की स्थापना की है और एक तरह से ब्रिटिश प्रभाव को विश्व में फैलाने का जो श्रेय है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है। तो कई सारी बातें और तर्क उन्होंने रखी थी, किंतु इन तर्कों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकार नहीं किया। और उनका ये एक इसके खंडन के लिए एक जो तर्क उस समय के प्रधानमंत्री और उसके राजनीतिक दल के द्वारा जो दिया गया था वो ये था कि अगर ब्रिटिश सरकार पार्लियामेंट कंपनी के पीछे नहीं होती या उसकी आर्थिक सहायता नहीं करती तो निश्चित रूप से कंपनी के लिए भारत में शासन को बनाए रखना असंभव था। और ये बहुत पहले ही भारत में कंपनी अपना शासन खो बैठती। तो भारत में कंपनी ने जो उपलब्धियां हासिल की थी, जो क्षेत्रों का विस्तार किया था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का उसमें निश्चित रूप से सहयोग और सहायता रही थी और उसके बिना कंपनी के लिए ये कर पाना संभव नहीं था। तो इस तर्क और खंडन के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के द्वारा जो प्रस्तुत ग्रैंड पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया और अंततः जो है 1858 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन का भारत में अंत कर दिया गया। अब पामर्स्टन जिनकी प्रधानमंत्री हमने चर्चा की, उनके द्वारा बिल लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे चल के उनकी सरकार गिर गई और उसके पश्चात जो अर्ल ऑफ डर्बी एडवर्ड स्मिथ स्टैनली की जो सरकार बनी तो उन्होंने इस एक्ट को एक नए रूप में लेकर आए। हालांकि मूल बातें वही थी और इसको एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कहा गया। और हालांकि ये विधेयक पामर्स्टन ने पेश किया था, किंतु फरवरी 1858 में कुछ कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जो अगली सरकार स्टैनली की सरकार थी, उन्होंने एक नया विधेयक पेश किया और उसको पारित कराया
और उसको नाम दिया बेहतर भारत सरकार 1858। और ये अधिनियम बना। उसके बाद में विक्टोरिया की घोषणा, महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से इस बात को स्पष्ट रूप से भारतीय नरेश देसी रियासतों को बता दिया गया है कि अब भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया है और आगे भारत के शासन निश्चित रूप से सीधे के सीधे क्राउन के अधीन होगा। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनकी चर्चा हमने आज की, जिन्होंने भारत में 1858 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन के अंत करने में अपनी काफ़ी प्रभावी भूमिका अदा की। आगे की वीडियो व्याख्यान में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या 1858 के प्रावधान थे जिन्होंने भारत में गृह सरकार यानी कि लंदन में सरकार में और भारत के धरातल पर किन किन तरह के प्रभावों को उत्पन्न किया, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। और एक रिसर्च के लिए जो मैंने एक बात इस वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत उल्लेखित की है, उस पर भी कुछ जागरूक विद्यार्थियों से मैं रिसर्च की उम्मीद करूंगा और उनकी खोज के जो भी परिणाम हो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से मुझे उससे परिचित करवाएं। मैं उनका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो के सेकेंड पार्ट में, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 के मुख्य प्रावधानों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।